स्टूडेंट्स, अब हमारा फाइनल टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स का। तो ट्रांसफॉर्मर्स के अगर आप नाम से देखो तो ये किसी न किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि चेंज करेगा। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि इनपुट एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है, उसको ट्रांसफॉर्मर का नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो कि एमडी कैट में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें बेसिकली हमारे पास में दो कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल के साथ लगा होता है एसी सोर्स, इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी कॉइल का। और जो दूसरी कॉइल होती है उसके साथ हम यूज़ करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है, उसको नाम दिया जाता है सेकेंडरी कॉइल का। तो वो कॉइल जो कि लोड से अटैच होती है उसको सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया जाता है। अब ये दोनों कॉइल स्टूडेंट्स हमारे पास में एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लिपेटी होती हैं, जिनको टाइटली बाउंड किया जाता है। और ये जो शीट्स हैं वो लेमिनेटेड होती हैं। अब ये लेमिनेट क्यों करी जाती हैं, इसकी रीज़न हम आगे जाके देखेंगे। अब इसमें होता है कि जब हम प्राइमरी सोर्स से इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो चेंजिंग करंट होता है, लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो लगातार चेंज होगा। तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने से इसका कुछ फ्लक्स जो है वो लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल के साथ, और उसमें फ्लक्स का चेंज आता है। तो जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज आएगा, वहाँ पे हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाती है। अब उसमें इसकी वर्किंग के केस में सेम यही लॉजिक आपने याद रखनी है कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, और ये प्रोसेस हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, देखो जो हमारी कॉइल्स है ना, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, यानी कि इनके दरमियान का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस से लिंक करेगा। तो ये हमारा एक एमसीक्यूज है जो कि पूछा गया एमडी कैट के अंदर भी। तो इसमें कहते हैं जो कॉइल्स हैं वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। एंड दूसरी बात हमें ये याद रखनी कि हमारी जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं और वो टाइटली बाउंड होती हैं। तो इस वजह से हमारे पास में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, ऑलमोस्ट उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, यानी कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी फॉर द प्राइमरी कॉइल ये बराबर होगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी फॉर द सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल्स में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो सेम होगा, यानी कि फ्लक्स का जो रेट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल के अंदर वो बराबर होती है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब क्योंकि हमारे पास में सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और प्राइमरी में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर भी एक बैक ईएमएफ बनेगी जो कि उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से हमारे पास में जो ईएमएफ है वो यहाँ पे वर्क करती है। अब सुनिए यहाँ पे आप देखो तो हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो दोनों कॉइल्स का सेम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जो इनपुट में हम वोल्टेज देंगे वो भी जो उसमें बैक ईएमएफ बनेगी वो भी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम यहाँ से एक रेशियो फार्मूला जनरेट करें जिसको टर्न रेशियो का नाम दिया जाता है, तो यहाँ से आप लिखोगे वी पी ओवर वी एस इज इक्वल्स टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। इनके रेशियो ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी ये बराबर होती है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास में जो फार्मूला है ना, इसको ट्रांसफार्मर इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है, यानी कि आप इसको वी एस बाई वी पी इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी भी लिख सकते हो, और वी पी बाई वी एस इज इक्वल्स टू एन पी बाई एन एस भी लिख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका नंबर ऑफ टर्न के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब इस बेस अगर हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स को, तो बेसिकली हमारे पास में दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास में एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। यानी एक बात आपने याद रखनी है कि हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि अप हो रहा है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टेप अप के केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी है ये हमेशा ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल के। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो डाउन का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज़ करवाना। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी वोल्टेज को डिक्रीज़ करवाता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर हम सेकेंडरी वोल्टेज को डिक्रीज़ करवाना चाहते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको कम कर देंगे और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें डिस्कस करते हैं एक ट्रांसफार्मर जिसको आइडियल ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास में एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई भी पावर लॉस अकर नहीं करता, यानी कि आप इसको जितनी पावर दोगे इनपुट में उतनी ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगी।
अब हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई वी। तो इनपुट हम दे रहे हैं प्राइमरी को और आउटपुट हमें मिल रही है सेकेंडरी कॉइल से, तो ये फॉर्मूला बनेगा आई पी वी पी इज इक्वल्स टू आई एस वी एस। तो अगर हम यहाँ से एक रेशियो जनरेट करें प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज की, तो फॉर्मूला बनेगा वी पी ओवर वी एस इज इक्वल्स टू आई एस डिवाइडेड बाय आई पी। इनके लेफ्ट साइड से जो आई पी है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो रहेगा, और राइट साइड में जो वी एस है वो लेफ्ट साइड पे आके वी पी से डिवाइड हो रहेगा। तो फॉर्मूला बनेगा वी पी ओवर वी एस इज इक्वल्स टू आई एस डिवाइडेड बाय आई पी। अब सुन, इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास में जो वोल्टेज है इसका करंट के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज का प्राइमरी करंट के साथ में और सेकेंडरी वोल्टेज का सेकेंडरी करंट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो अगर हम सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें सेकेंडरी का जो करंट है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि वोल्टेज इंक्रीज़ हो सके। इसी तरह से अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, तो क्योंकि वहाँ पे हम सेकेंडरी वोल्टेज को डिक्रीज़ करवा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज़ करवा रहे हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज के डिक्रीज़ करने से जो सेकेंडरी करंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि ट्रांसफार्मर में कन्वेंशनली हम वोल्टेज को चेंज करते हैं और वोल्टेज के चेंज करने से करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जब हम वोल्टेज को डिक्रीज़ करवाते हैं करंट इंक्रीज़ हो जाता है, और जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं करंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो पावर है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक्चुअल केस की, प्रैक्टिकल केस की, तो प्रैक्टिकल केस में हम कहते हैं कि पावर लॉस हमेशा होता है, वहाँ पे पावर लॉस कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि रियल केस है वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होती है, तो पावर लॉस हमेशा अकर करता है। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो इनपुट पावर है वो हमेशा ज़्यादा होती है और आउटपुट में हमेशा हमें कम पावर मिलती है। तो इसकी तरह से हम लिख सकते हैं कि आई पी वी पी जो है वो ग्रेटर होगा आई एस वी एस से, कुछ ना कुछ यहाँ पे पावर लॉस अकर करता है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास में मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो चुकी है, और ये एक एमसीक्यूज आया था आई थिंक यूएचएस के अंदर ही, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कितनी होती है। तो ऑलमोस्ट 90% या इससे ज़्यादा तक हम अचीव कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी को। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर अचीव की जा चुकी है। तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर की, तो उसमें सिंपल सा हमारे पास में इसकी डेफिनेशन होती है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर हम बात करें आइडियल केस की, तो आइडियल केस में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों सेम है, तो हमारी जो एफिशिएंसी वो आएगी 100%। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास में जो एफिशिएंसी है वो 100% के बराबर नहीं होगी, वो 100 से थोड़ी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे कौन की पावर लॉस आता है। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो कि ट्रांसफार्मर के टॉपिक में एज एन एमसीक्यूज मेंशन किए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में ये है कि जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ एसी पर काम करता है, वो डीसी पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, जिसमें एक कॉइल में फ्लक्स का चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ हमारे पास में नहीं बनेगी। अगर डीसी की बात करें तो डीसी एक कांस्टेंट करंट होता है, और कांस्टेंट करंट में चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है उसका। तो जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पर वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एसी के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट और आउटपुट की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप इसको इनपुट में 50 फ्रीक्वेंसी का एक सोर्स लगा रहे हो, तो आउटपुट में भी आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 50 हर्ट्ज़ ही होगी, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है एज एन एमसीक्यूज़। स्टूडेंट्स फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे पावर लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर, कि हमने कहा कि एक्चुअल केस में हमेशा पावर लॉस आते हैं, तो पावर लॉस किस वजह से होता है, कौन कौन से इसके रीजंस होते हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में दो तरह के रीज़न होते हैं जिस वजह से पावर लॉस आता है। एक होता है कॉयल, जिसको कॉपर लॉस का नाम भी दिया जाता है, और सेकंड हमारे पास में होता है कोर लॉस, यानी कि कोर हमारे पास में जिस मटेरियल के ऊपर हमने कॉइल्स को वाउंड किया हुआ है उसकी वजह से भी कोई लॉस आता है। अगर हम कॉयल के लॉसेस की बात करें तो इसमें भी अब दो लॉसेज होते हैं। सबसे पहला हमारे पास में होता है हीट लॉस, यानी कि जब हमारी जो कॉइल्स हैं उनमें से करंट फ्लो करेगा, तो उन कॉइल्स में करंट के फ्लो करने से एक रेजिस्टेंस होती है, तो वो जो रेजिस्टेंस है उस वजह से एक हीट जनरेट होती है जो कि हमारे पावर लॉस का रीज़न बनती है। और वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस की वजह से, उसका फॉर्मूला होता है H=I²RT। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये पूछा जाए कि आप हीट लॉस को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो, तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, थिक वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि थिकनेस के साथ जो एरिया होता है थिक वायर्स का वो ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो एरिया इंक्रीज़ करने से वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, और अगर आप रेजिस्टेंस को कम करोगे तो हीट लॉस कम आ जाएगा, यानी कि इस तरह से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड लॉस हमारे पास में आता है फ्लक्स लॉस। अगर देखो स्टूडेंट्स हम बात करें अपनी डायग्राम जो हमने पीछे देखी थी, उसमें कॉइल्स के बीच में कोई गैप है, तो अगर कॉइल्स के बीच में कोई गैप है तो वहाँ पे एयर गैप आएगा, जिस वजह से वहाँ पे फ्लक्स लीकेज होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स वहाँ पे ज़ाया हो जाएगा जो परमानेंटली या प्रॉपर्ली सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं करेगा। तो वो जो फ्लक्स लीकेज होती है
उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कॉइल्स को टाइटली बाउंड कर देते हैं कोर के ऊपर और उनको बहुत करीब करीब रखा जाता है, ताकि जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज हो उतना ही फ्लक्स जो है सेकेंडरी के साथ भी लिंक करे, फ्लक्स उनका कांस्टेंट रहे। तो ये सेकंड रीज़न होता है जो कि कॉइल्स के गैप की वजह से होता है, जिसको फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स लॉस का नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कॉपर लॉसेस की, तो कॉपर लॉसेस में हमारे पास में दो तरह का लॉस आता है। सबसे पहला हमारे पास में होता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब सुन, हिस्टेरेसिस लॉस हमारे पास में बेसिकली होता है कि अब देखो हमारी जो कोर मटेरियल है, अब क्योंकि ये एक मैग्नेटाइज मटेरियल होता है जैसे आयरन है या कॉपर है, तो जैसे ही इस कॉइल का फ्लक्स जो है वो इस कोर में से गुजरेगा, पास करेगा, तो इस कोर में फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, वो कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो वो मैग्नेटाइज होगी, लेकिन जैसे ही करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो वो जो कोर मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हिस्टेरेसिस लॉस का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम हो, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक लूप एरिया निकालते हैं। तो जिस मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप एरिया कम होगा वो उतना अच्छा मटेरियल होता है कोर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो वैसे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो सबसे कम होता है, जिसमें कॉमन एग्जांपल हमारे पास में आती है सॉफ्ट आयरन की। लेकिन अगर आप कॉपर की बात करोगे तो कॉपर के केस में जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम यूज़ नहीं करते या उसको प्रेफर नहीं किया जाता कोर मटेरियल के तौर के ऊपर। अब इसमें नेक्स्ट एंड फाइनल लॉस हमारे पास में आता है एडी करंट्स। अब ये एडी करंट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल करंट्स होते हैं जो कि कोर के अंदर जनरेट होते हैं, जब उस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो जैसे ही कोर के अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो उस कोर के अंदर एडी करंट्स बनेंगे, जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर वो करंट जो है वो स्कोर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दें तो उस कोर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी तो पावर लॉस वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए या एडी करंट्स की मूवमेंट को रोकने के लिए हम बजाय एक थिक कोर इस्तेमाल करें, हम क्या करते हैं अपनी पूरी कोर के ना छोटी छोटी शीट्स बना देते हैं। जैसे पूरी एक बुक है, उसके अलग अलग पेजेस होते हैं, तो हम उस पूरी कोर के अलग अलग पेजेस कर देंगे, बारीक बारीक उसको काट देंगे, उसकी शीट्स बना देंगे, जिससे क्या होगा कि उसको फिर हम लेमिनेट कर लेते हैं। जब उसको लेमिनेट किया जाता है ना तो हर शीट के अंदर जो एडी करंट बनता है वो दूसरी शीट के पास ट्रैवल करके नहीं जा सकता, तो वो उसी के अंदर कैद होकर रह जाता है, जिनकी उसकी जो हीट है वो उसमें से फ़्लो नहीं कर पाती। तो अगर उसकी हीट फ्लो नहीं करेगी, एडी करंट्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसका जो लॉस है वो वहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेमिनेटेड आयरन शीट्स को यूज़ करके एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पावर लॉस आता है ट्रांसफार्मर्स के अंदर, और उनको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको माइंड में रखने के लिए, या फिर आप इसको नोट कर लो ताकि आपको ये याद रहे फ्यूचर के अंदर भी। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अपने फाइनल टॉपिक के कुछ फाइनल एमसीक्यूज़। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में है, पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो पावर लॉस को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? तो अभी हमने 2-3 मेथड्स पढ़े हैं कि पावर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एडी करंट्स को स्टॉप करवा देते हैं, या फिर हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका जो हिस्टेरेसिस लूप एरिया है वो स्मॉल होता है। तो ये 2 मेथड हैं जिसके लिए हम पावर लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो हमने कॉयल लॉसेस पढ़े हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे गिवन ऑप्शन हैं वहाँ पे अल्फा और बीटा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो टर्न रेशो की बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन में कह रहा है कि बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एडी करंट्स, तो ये राइट ऑप्शन है। डेल्टा में कह रहा है यूजिंग द कोर मटेरियल ऑफ लार्ज हिस्टेरेसिस एरिया, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लार्ज हिस्टेरेसिस एरिया होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको मैग्नेटाइज या फिर डीमैग्नेटाइज करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास में है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट। तो स्टूडेंट्स, हमने बाय डेफिनेशन देखा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। लेकिन हमारी जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगी, जो एनर्जी ऑलमोस्ट वो भी कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। तो इसका जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर एफिशिएंट ट्रांसफार्मर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केबल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर हमने पावर को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक तो क्या करना पड़ेगा? अब सुन, जब हमें पावर ट्रांसमिशन करनी होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, और वोल्टेज के इंक्रीज़ करते ही जो करंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। यानी कि इसमें ये होता है कि जब हम करंट को डिक्रीज़ करवाते हैं ना तो उसमें जो हीट लॉस है वो मिनिमम हो जाता है। तो हीट लॉस कम होते ही जो पावर लॉस है वो भी कम आएगा। तो पावर लॉस से बचने के लिए हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं और जो करंट है वो डिक्रीज़ करवा देते हैं, जिससे हमारी जो पावर है वो ईजिली लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल हो जाती है। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है इसमें कहते हैं बोथ करंट एंड वोल्टेज मस्ट बी लो, तो ये अल्फ़ा राइट नहीं है।
बीटा ऑप्शन है द करंट मस्ट बी लो एंड वोल्टेज मस्ट बी हाई, तो ये राइट ऑप्शन है। तो सी में भी पॉसिबिलिटी नहीं है और डेल्टा भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट है। यानी कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट को ट्रैवल करवाना है तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और करंट को डिक्रीज़ करवाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे आज के सारे MCQs। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।